राधा और कमरू की एक ही बेटी थी, जिसकी शादी वे एक होनहार और मेहनती लड़के से करवाना चाहते थे। और इसी सिलसिले में राधा अपनी बेटी के रिश्ते की बात करने पास के चंपा के पास जाती है। ये देखिए जी, ये हमारी बेटी शिल्पा। सच में आपकी बेटी तो दिखने में बहुत ही अच्छी है और समझदार भी है। ये तो और अच्छी बात है। हाँ तो बस, जैसे हमारी बेटी है वैसे ही हमें दामाद भी चाहिए। तो जल्दी से हमारी बेटी के लिए एक अच्छा और समझदार लड़का ढूंढ दीजिए। ढूंढ तो मैं दूं, लेकिन बदले में मुझे क्या मिलेगा? अब मेरा मतलब है नेक। उसके तुम फिक्र ना करो, हमारे इकलौती बेटी है, दिल खोल कर नेक देंगे। बस तो फिक्र किस बात की है? आप बेफिक्र होकर घर जाओ, आगे मैं देख लूंगी। अच्छा जी, चलती हूँ। राधा के वहाँ से जाने के बाद चंपा का बेटा अपने कमरे से अंगड़ाई लेते हुए बाहर आता है, जिसे देख चंपा कहती है, आ गए नवाब साहब, लगता है बहुत मेहनत करके आए हो। कहो तो हाथ पैर दबा दूं? हाँ माँ, सुबह से चारपाई पर सोने से पूरा शरीर अकड़ गया है। अगर कमर की थोड़ी मालिश कर देती तो मजा ही आ जाता। अच्छा जी, मेरे बेटे की कमर अकड़ गई है। अले अले मेरा बच्चा, रुक, अभी कमर की अकड़ दूर करती हूँ। इतना कहकर चंपा घर के बाहर से एक मोटा डंडा लेकर आती है और अनुज की जमकर धुलाई करती है। एक नंबर का आलसी और नालायक है तू। एक काम तुझसे होता नहीं, पूरे दिन सोता रहता है और कहता है कमर अकड़ गई है। माँ मत मारो माँ लग रही है। तुम्हें जरा भी शर्म नहीं आती? इतने बड़े हो गए हो, शादी की उम्र हो रही है, ये नहीं कहीं काम कर लूं। पूरा दिन खाते और सोते हो। अरे माँ, आप भी किन छोटी छोटी चीजों पे परेशान होने लगती हो। मैं किसी छोटे काम के लिए पैदा नहीं हुआ हूँ, मैं तो ऐश और आराम करने के लिए पैदा हुआ हूँ। अरे नालायक, जब तक कमाएगा नहीं तब तक खाएगा कैसे? और ऐश तो तब करेगा ना जब तेरे पास कैश होगा। अरे माँ, तुम्हें नहीं पता, मेरे पास एक बहुत अच्छी तरकीब है। कैसी तरकीब? अरे माँ, एक अमीर बाप की बेटी से शादी करूँगा और उसके साथ घर जमाई बनकर रहूँगा। आपको तो पता ही है, दामाद को ससुराल में कितने ठाठ से रखा जाता है। हे भगवान, तुझसे बड़ा नालायक मैंने आज तक नहीं देखा। अब तू अपनी माँ को बुढ़ापे में छोड़कर घर जमाई बनकर रहेगा। शर्म नहीं आती ऐसा सोचते हुए भी? माँ, शर्म कैसी? जैसे पति का घर पत्नी का होता है, वैसे ही पत्नी का घर भी पति का होता है ना। और माँ, मैं कौन सा कह रहा हूँ कि वहाँ जाकर मैं आपको भूल जाऊँगा। मैं वहाँ से पैसे लेकर आपको खर्चा भेजता रहूँगा ना। आप फिक्र क्यों करती हो? तभी टेबल पर रखी तस्वीर को देखकर अनुज चंपा से कहता है, माँ, ये लड़की कौन है? ये तो गांव के जमींदार की बेटी है। इसके लिए लड़का ढूंढ रहे हैं इसके घर वाले। अच्छा, जमींदार की बेटी है तो अच्छी खासी दौलत की मालकिन होगी। माँ, क्यों ना आप इसका रिश्ता मुझसे करवा दो। भला तुझ जैसे आलसी और नालायक से कोई अपनी बेटी की शादी क्यों करवाएगा? अरे माँ, मैं आलसी और नालायक हूँ, ये आप और मैं जानते हैं, लड़की के घर वाले नहीं। ठीक है, अगर तू कहता है तो मैं उसके घर में बात करती हूँ। वैसे भी आज नहीं तो कल मुझे तेरी शादी करवानी ही थी। ऐसे ही एक दिन चंपा राधा को कॉल करती है और कहती है, कैसी है राधा बहन? मैं बिल्कुल ठीक हूँ बहन जी, आप बताओ कैसे याद किया आज? अच्छा अजी, आपने अपनी बेटी शिल्पा के लिए अच्छा और समझदार लड़का तलाशने के लिए कहा था ना, तो बस इसी मामले में बात करनी थी। हाँ कहिए ना। देखिए बहन जी, अब आपको तो मैं अपनी बहन की तरह मानती हूँ और आपकी बेटी को अपनी बेटी की तरह। इसीलिए मैं कह रही थी कि जमाना बड़ा खराब है, आज के वक्त में अच्छे लड़के नहीं बचे। बात तो सही है चंपा बहन, तभी तो आप पर भरोसा करके अपनी बेटी का रिश्ता ढूंढने के लिए कहा है। हाँ, आपकी बात सही है, लेकिन सब लड़के मेरे बेटे अनुज की तरह स्मार्ट और समझदार थोड़ी होते हैं। अच्छा, आपका बेटा भी है? जी बहन जी, मेरा एक ही बेटा है जो बहुत पढ़ा लिखा और समझदार है। मैं तो खुद उसके लिए एक सुंदर सुशील लड़की ढूंढ रही हूँ। सोच रही हूँ उसकी शादी करके तीर्थ यात्रा पर चली जाऊँ।
लेकिन आज के वक्त में कहाँ मिलते हैं अच्छे लड़के लड़की, और जिन्हें मिलते हैं वो करते नहीं रिश्ते। बात तो सही है बहन जी। जी मैं तो अपने बेटे के लिए लड़की देख रही हूँ, फिर साथ ही साथ अब आपकी बेटी के लिए भी लड़का देख ही लूंगी। ठीक है बहन जी। चंपा की बात राधा के मन में घर कर जाती है और राधा कमरू से कहती है, सुनिए जी, आज चंपा का कॉल आया था। वो कह रही थी कि उसका एक बेटा है जो बहुत ही पढ़ा लिखा और समझदार है। मैं तो कहती हूँ कि कहीं और लड़का ढूंढने से अच्छा है क्यों ना हम चंपा के बेटे से ही अपनी बेटी शिल्पा की शादी कर दे। अच्छा, क्या तुमने देखा है उसके बेटे को? देखा तो नहीं है, लेकिन जैसा उसका घर बार है उस हिसाब से तो अच्छे ही लग रहे हैं वो लोग। अगर ऐसा ही है तो एक बार चलकर बात कर लेते हैं, सही लगा तो कर लेंगे बात। जी मैं चंपा से कह दूंगी कि हम कुछ दिनों में उसके घर आएंगे। अगले दिन राधा और कमरू चंपा के घर आते हैं। आइए आइए बहन जी, मैं तो आपका इंतजार कर रही थी। नमस्ते बहन जी, आपको तकलीफ देने के लिए माफी चाहते हैं। अरे तकलीफ कैसी, अब तो आप हमारे होने वाले समधी और समधन हो। हाँ बहन जी, आपने सही कहा। खैर मैं ये कह रही थी कि आपने हमारी बेटी शिल्पा को तो देखा ही है, लेकिन एक बार अगर हम आपके बेटे को देख लेते तो हमें भी तसल्ली हो जाती। अरे हाँ क्यों नहीं, अभी बुलाई देती हूँ अपने बेटे अनुज को। इतना कहकर चंपा अपने बेटे अनुज के पास जाती है और कहती है, बेटा लड़की वाले आ गए हैं, अब उनसे क्या कहना है? आप फिक्र मत करो, आगे मैं देख लूंगा। इतना कहकर अनुज अपनी माँ के साथ लड़की वालों के सामने जाता है और उनसे बात करता है। क्या करते हो बेटा तुम? अंकल, मेरा शहर में अपना कारोबार है। किस चीज का? जी, यहाँ का माल वहाँ करने का। यानी चोर हो? नहीं नहीं नहीं, सामान यहाँ से वहाँ पहुँचाते हैं। अच्छा समझ गया। और बताओ कितना कमा लेते हो? आप जितना तो नहीं, लेकिन कम से कम महीने के 50,000 या 1 लाख। 50,000 या 1 लाख? अगर तुम इतना ही कमा लेते हो तो तुम यहाँ क्यों रह रहे हो? शहर में क्यों नहीं रहते जाकर? वो क्या है ना, गांव से बढ़कर मेरे लिए कुछ नहीं है और मैं अपने गांव को छोड़कर कहीं नहीं जाना चाहता। ये तो सही बात है। देखिए जी, हमें आपका बेटा पसंद है। हमारी तरफ से तो ये रिश्ता पक्का समझो आप। अजी ये तो बहुत खुशी की बात है, हमारी तरफ से भी ये रिश्ता पक्का ही है। दोनों परिवार की रजामंदी से अनुज और शिल्पा की शादी तय हो जाती है। शादी के बाद चंपा तीर्थ यात्रा के लिए चली जाती है और अनुज शिल्पा से कहता है, शिल्पा, माँ तो तीर्थ यात्रा पर चली गई है और मैं जॉब पर जाता हूँ, तो ऐसा करते हैं माँ के वापस आने तक हम दोनों तुम्हारे माँ पापा के साथ रहने चलते हैं। लेकिन क्या इसे शादी के कुछ दिन बाद ही मायके जाकर रहना सही होगा? अरे तो क्या हुआ, हम कौन सा जिंदगी भर के लिए वहाँ रहेंगे। अच्छा ठीक है, मैं माँ बाबूजी से कहती हूँ। कुछ दिनों बाद दोनों ही शिल्पा के मायके रहने के लिए चले जाते हैं, जिसके बाद अनुज पूरा दिन बस खाता पीता और सोया करता। एक दिन कमरू राधा से कहता है, क्या बात है राधा, जब से शादी हुई है मैंने एक बार भी दामाद जी को काम पर जाते हुए नहीं देखा है। पूरा दिन बस सोते खाते आलसी की तरह यहाँ वहाँ पड़े रहते हैं। मैं भी वही देख रही हूँ, लेकिन अब कुछ कह भी नहीं सकते ना, इस घर के दामाद जी हैं। लेकिन गांव वाले जब भी मुझे देखते हैं तो यही कहते हैं कि हमारा दामाद बस आलसी की तरह घर पे पड़ा रहता है। अब उन्हें क्या जवाब दूं? ठीक है, मैं शिल्पा से बात करती हूँ। राधा शिल्पा से इस बारे में बात करती है और अपनी माँ की बात सुनकर शिल्पा अनुज से कहती है, अजी रात शिल्पा आधी रात को नींद से उठकर कहती है, सुनिए जी, मुझे अभी एक सपना आया।
क्या देखा तुमने? सपने में मैंने भगवान को देखा, जो मुझसे कह रहे थे हमारे गांव वाले खेत में सदियों पुराना खजाना छुपा है, जिसे बस आप ही निकाल सकते हैं। क्या सच में? और उन्होंने ये भी कहा कि अगर कोई और उस जगह पर खुदाई करता है तो वो भस्म हो जाएगा, इसलिए उसे निकालने के लिए आपको ही मेहनत करनी होगी। क्या कहा? मेहनत करनी होगी? कहीं तुम मुझसे काम करवाने के लिए मुझे बेवकूफ़ तो नहीं बना रही हो? नहीं जी, ऐसा पहले भी हुआ है जब भगवान मेरे सपने में आए हैं, और उन्होंने पहले भी मुझे ऐसे ही खजाने के बारे में बताया था। तभी तो आज मेरे माँ बाप इतने अमीर हैं। मैं तो बस आपकी भलाई के लिए ही बता रही थी। अगर एक बार मेहनत करने से उम्र भर आराम मिल सकता है तो उसमें हर्जी क्या है? ठीक है, हम दोनों कल उस जमीन पर जाएंगे और मैं खुदाई करूंगा। अगली सुबह अनुज जल्दी से तैयार होकर उस जमीन के पास अपनी पत्नी के साथ जाता है और खुदाई करना शुरू करता है। बहुत देर तक खुदाई करने के बाद भी अनुज को कुछ नहीं मिलता। हे भगवान, मैं तो थक गया। मुझे नहीं लगता यहाँ कुछ है। अजी, इतनी जल्दी हार क्यों मान रहे हैं? मुझे आप पर पूरा यकीन है कि आप ये कर सकते हैं। अगर तुम ऐसा कहती हो तो ठीक है, और खुदाई करता हूँ। सुबह से शाम हो जाती है, लेकिन खजाना तो दूर, एक लोहे की चेन भी नहीं मिलती, जिसकी वजह से अनुज निराश वहाँ से घर चला आता है। क्या हुआ जी, खजाना मिला या नहीं? नहीं, कुछ भी नहीं मिला। कोई बात नहीं जी, भगवान पर भरोसा रखिए, कल फिर से कोशिश करना। क्या? कल फिर से खुदाई करनी होगी? आपको अमीर नहीं होना क्या? ठीक है। अनुज अब हर दिन खेतों में जाकर खुदाई करता। एक दिन अनुज को हाथ में फावड़ा लिए हुए राधा और कमरू देख लेते हैं और शिल्पा से कहते हैं, बेटा शिल्पा, क्या दामाद जी ने काम करना शुरू कर दिया? हाँ, आज सुबह दामाद जी कंधे पर फावड़ा लेकर खेतों की तरफ जा रहे थे। जी, ऐसा ही कुछ समझ लीजिए। चलो, हमारे आलसी दामाद जी को कुछ तो अक्ल आई। अनुज को खेत में खुदाई करते करते लगातार 4 दिन गुजर जाते हैं। अब खेत में एक ही जगह से बहुत गहरा खड्डा हो जाता है और एक दिन इन सब से तंग आकर अनुज शिल्पा से कहता है, बस, बहुत हुआ, अब और खुदाई नहीं करूँगा। मुझे तो पूरा यकीन है तुमने ये सब जान कर किया है। असल में तो यहाँ खजाना जैसा कुछ है ही नहीं। जी, आपने सही कहा, यहाँ कोई खजाना नहीं है। मैंने आपसे झूठ कहा था, क्योंकि आप अपने आलस के चक्कर में अच्छे और बुरे की समझ ही भूल गए थे। जो इंसान एक गिलास पानी खुद से नहीं पीता था, वो 4 दिन से मेहनत करके एक खड्डे की खुदाई कर रहा है। यानी आप चाहो तो काम कर सकते हैं, लेकिन आप करना नहीं चाहते। मुझे माफ़ कर दो शिल्पा, तुम सही हो। मुझे इतना आलस नहीं करना चाहिए। मैं कल से काम की तलाश में शहर जाऊंगा और जी जान से काम करूंगा। ये तो बहुत अच्छी बात है। इतना कहकर अनुज अपने फावड़े को उस खड्डे में फेंकता है। तभी उस खड्डे से तेज धार में तेल बाहर आने लगता है। देखिए जी, ये तो तेल है। आपकी मेहनत जाया नहीं गई। हाँ शिल्पा, तुमने सही कहा। मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती। अब हम इससे मिलने वाले पैसों से अपना खुद का कारोबार खोलेंगे। चलो, अच्छा है, आप में कुछ बदलाव तो आया। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकन प्रेस करें।